बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिस्पायरेशन। हमने पढ़ लिया था ये प्रैक्टिकल्स मैंने आपको करवा दिए थे शॉर्ट। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं रिस्पायरेशन के बारे में। ये हमारा एक क्वेश्चन जो है हमारा रह गया था, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। वो कहता है देयर आर मोर क्लोरोप्लास्ट इन द पैलीसाइट मीज़ोफिल देन इन द स्पॉन्जी मीज़ोफिल, वाई। वो अभी इसमें पूछना चाह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट पैलीसाइड मीज़ोफिल में क्यों ज़्यादा होते हैं और स्पॉन्जी मीज़ोफिल में क्यों नहीं होते। अब बेसिकली ये एक पत्ता है ना यार, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं अब बता देता हूँ। ये एक पत्ता है ना, पत्ते का जो ऊपर वाली जगह है ना, उसको हम पैलीसाइड कहते हैं। ठीक है, ये पैलीसाइड मीज़ोफिल होती है। ठीक है, मीज़ोफिल होती है। ये क्या होती है? मीज़ोफिल होती है। और इसको हम पैलीसाइड मीज़ोफिल कहते हैं, जो पत्ते के ऊपर होती है। अब जो सूरज की रोशनी होगी, ये सूरज है तो इसकी जो रोशनी पड़ेगी पत्ते के ऊपर, ठीक है, ये फोटोन जो पड़ेगा, रोशनी को हम फोटोन भी कहते हैं, एक शुआ को फोटोन कहते हैं। जो रोशनी पड़ेगी इसके ऊपर वो ऊपर वाली साइड पे पड़ेगी। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमें पता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल हमारा क्या कर रहा था, हमें फोटोसिंथेसिस करवा रहा था। तो इसीलिए ऊपर वाली जगह पे उसका क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसीलिए पहली साइड में ज़्यादा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी। अब हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं। बेसिकली सांस लेना जो होता है ना, सांस लेना, ठीक है, ये जो होता है ना, ये क्या होता है? ये रिस्पायरेशन कहलाता है। अब रिस्पायरेशन एक और भी होती है, इसको मैं लिखूंगा सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक तो हम सांस ले रहे हैं, वो हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं, जो जिसमें हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कर रहे हैं। हवा बाहर निकालते हैं उसको एक्सपायरेशन कहते हैं, हवा अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो इंस्पायरेशन होती है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं इधर, वो सेलुलर रिस्पायरेशन है। सेल जो है वो भी रिस्पायरेट कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है? ऑक्सीजन ले रहा होता है। ठीक है, वो जो एक सेल होता है, आपने सेल के बारे में पढ़ लिया, उसके अंदर न्यूक्लियस होती है, सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होता है। सेल भी सांस ले रहा होता है, ऑक्सीजन ले रहा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या ऑक्सीजन का काम है। बेसिकली इसमें मैं आपको पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता दूं। हमने फोटोसिंथेसिस में क्या बनाया था? फोटोसिंथेसिस में हमने दो बड़ी चीज़ें बनाई थी। एक तो ग्लूकोज बनाया था जिसका फार्मूला था C6H12O6, मतलब उसके अंदर 6 कार्बन थे, 12 हाइड्रोजन थे और 6 ही ऑक्सीजन थे। ठीक है, होपफुली आपको ये नज़र आ रहा होगा। फिर हमने बनाया था ऑक्सीजन, जो हमने कहा था ये ज़रूरी है, ऑक्सीजन हवा में होगा, हम सांस लेंगे तभी हम ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। हमें ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी होता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो हम खाना खाते हैं उस खाने को ताकत में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। समझ आ रही है आपको? मैं बहुत सिंपल और बेसिक आपको बता रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट कभी भी आपको भूले ना और आपको हमेशा ये बातें याद रहें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बातें आप याद रख लें। मैंने आपको बताया सेल रिस्पायरेशन कर रहा होता है, सेल अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहा होता है, सांस लेना होता है, जो इंसान हम सांस ले रहे हैं, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन कर रहे हैं, हम जो हैं वो भी रिस्पायरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये हम ऑर्गेनिज्म की रिस्पायरेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन है। और ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, ये सेल रिस्पायरेशन कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस में हम क्या बना रहे होते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर बेसिकली ग्लूकोज होता है और हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है उस खाने को तोड़ने के लिए। और मैंने आपको एक और ये बात बताई कि ऑक्सीजन जो होता है ज़रूरी होता है सांस लेने के लिए। जो हम खाना खा रहे होते हैं उस खाने को ताकत में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। तो अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया रिस्पायरेशन का। व्हेन वी बर्न फ्यूल, जब हम एक बाइक चला रहे हैं, उसके अंदर पेट्रोल फ्यूल होता है। ठीक है, पेट्रोल डलवाते हैं या CNG डलवाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी हमें ऑक्सीजन जो होता है हम इस्तेमाल करते हैं
ताकि हम एनर्जी यानी ताकत जो है बना सकें लाइट की शक्ल में या हीट की शक्ल में। कहना वो ये चाह रहा है कि जब भी हम सीएनजी या पेट्रोलियम या कोयला, जैसे ट्रेन कोयले से चलती है, ये सारी चीज़ें फ्यूल होती हैं, ठीक है, ये ईंधन होता है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि इनके अंदर जो ताकत है वो हम जो कोयले की ताकत है उसको इस्तेमाल करके, उसकी ताकत इस्तेमाल करके उसको हम लाइट में यानी रोशनी में या हरारत में तब्दील करें और फिर हम उससे अपना काम लें। जैसे गाड़ी चलती है या बाइक चलता है, उसके अंदर जो ईंधन होता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि उसके अंदर से जो पेट्रोल होता है उसमें से एनर्जी बन सके, ठीक है। इन बर्निंग प्रोसेस, इससे हम क्या करते हैं, जो हम ईंधन लेते हैं उसको हम जलाते हैं, जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है। पीछे मैं बता भी चुका हूँ आपको। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू ब्रेक कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फ्यूल। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, वो तोड़ता है, ब्रेक करता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं फ्यूल के अंदर। इसी तरह ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूटिलाइज़ करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को ताकि वो कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ सकें जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होता है और वो फूड उनके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। आप देखें, आपने कोई खाना खाया, आपके माउथ में गया, ठीक है, वहाँ से आपके स्टमक में गया, स्टमक से आपका किधर चला गया, स्टमक के ऊपर नालियाँ होती हैं, वहाँ से आपके ब्लड में चला गया, ब्लड से फिर किधर चला गया, सेल के अंदर चला गया। अब खाना आपका सेल के अंदर आ गया, ठीक है, इधर फूड में लिखता हूँ। अब ये खाना पड़ा है सेल में, अब इस सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि वो जो हमने खाना खाया उसको हम ताकत में कन्वर्ट यानी एनर्जी में तब्दील कर सकें। अब वो जो हमने खाना खाया था, जो फूड था, वो क्या हो सकता है, ग्लूकोज हमने खाया, ठीक है, पौधे जो होते हैं फ्रूट बनाते हैं, जैसे आपने सेब खाया तो सेब के अंदर ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था, उसका फार्मूला ये था, 6 कार्बन है, 12 उसके अंदर हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के पड़े हैं ना, ये बॉन्ड बना के पड़े हुए हैं। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जब ये बॉन्ड टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है। समझ आ गई? दिस ब्रेक डाउन यील्ड एनर्जी and transformed into the ATP। अब ये जो एनर्जी हमें मिलती है, इस एनर्जी को हम जो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन चाहिए होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन टूटेगा, इसके अंदर से जो ताकत निकलेगी वो ताकत असल में एटीपी की शक्ल में निकलेगी। अब इस एटीपी को हम इस्तेमाल करके, मेरे हाथ में इधर ढेर सारे सेल पड़े हैं, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे मूव करवाना चाहूँ तो इसके अंदर एटीपी इस्तेमाल होगी, तभी मेरा हाथ इस तरह मूव करेगा और उसके लिए मुझे ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसके लिए मुझे सांस लेना ज़रूरी है। अगर मैं सांस ना लूँ मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊंगा, मैं ना अपना हाथ हिला सकता हूँ, ना मैं सांस नहीं लूँगा तो मैं ना मेरा कोई दिल काम करेगा। हर काम करने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत है, वो ताकत हम खाने से लेते हैं, खाना हमें पौधों से मिलता है, ठीक है, हम जैसे सब्जियां खाई या फिर हमने क्या किया, फ्रूट वगैरह खाए और फिर ऑक्सीजन जो है वो अपने सांस में अंदर लिया और ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ मिला या फूड के साथ मिला उससे हमें एनर्जी मिली, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में थी। इस वजह से मैंने अपने सारे काम किए, अपना हाथ हिलाया, मैंने बात की, सारा कुछ किया। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा या खाना नहीं खाऊंगा मैं तो मर जाऊंगा, सिंपल बात है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपका डेवलप कर दिया, अब इसको आपने भूलना नहीं है, वीडियो को 2-3 दफ़ा चाहे सुन लें। आगे हम चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रेकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब ये जो कह रहा है, ये जो CH बॉन्ड है जो ग्लूकोज के अंदर मैंने बताया है कि वो जो ऑक्सीजन से टूटता है और हमें ATP मिलती है, तो वो कह रहा है ये इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती हैं और इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब वो कहता है हम खाने को, खुराक को तोड़ते हैं, हमें एनर्जी मिलती है ATP की शक्ल में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनती है। जैसे फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा था, साथ में उसके पानी बन रहा था, ठीक है। इसी तरह जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे या खाने को तोड़ेंगे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, साथ में उसके वाटर निकलेगा यानी पानी निकलेगा और साथ में हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है, जो कि ATP की शक्ल में होगी। सही हो गया। इसी प्रोसेस को सेल का, इसी यील्डिंग कहते हैं, हासिल करने का, सेल का ये हासिल करने का जो अमल है इसी को हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं कि सेल भाई रिस्पायरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और जो खाना उसके अंदर पड़ा था उसको तोड़ फोड़ के उसके अंदर से एनर्जी निकाल रहा है, वो एनर्जी ATP की शक्ल में होगी और जो खाने का मवाद पीछे बचेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाएगा। ठीक हो गया। एरोबिक एंड एनरोबिक रिस्पायरेशन, इस पे आ जाते हैं। वो कहता है द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रिस्पायरेशन इज ग्लूकोज। वही बात आ गई। वो कहता है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है
ताकत हासिल करने का वो ग्लूकोज है। आप देखते हैं खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं, उनको कोई मीठी चीज़ देते हैं तो उनको ताकत आ जाती है, या फिर वो उनको कोई एनर्जी ड्रिंक पिलाते हैं, उस एनर्जी ड्रिंक के अंदर ग्लूकोज होता है तो उनके अंदर फ़ौरन ताकत आ जाती है, तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है। या कोई किसी बंदे को कमज़ोरी हो गई है, कोई बेहोश हो गया, खाना नहीं खाया तो बेहोश हो गया, तो उसको कहते हैं तुम्हें ग्लूकोज की बोतल लगी है। तो ग्लूकोज एक ताकत है, एनर्जी की एक शक्ल है, ठीक है, जिसके अंदर ढेर सारी एटीपी होती है ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज के अंदर कितनी एटीपीज होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के एंड पे, ठीक है, इसी के बस आखिरी पेज पे ये सारा हम डिस्कस करेंगे, बल्कि अभी ही डिस्कस करेंगे। द वे ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। वो कहता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें जो ऑक्सीजन होता है वो ज़रूरी होता है, और ये जो जितना ऑक्सीजन हमारे पास होगा हम ग्लूकोज को उतना ही अच्छी तरीके से तोड़ सकेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम उससे एनर्जी हासिल कर सकेंगे ग्लूकोज के अंदर से, ठीक है। वो कहता है द सेलुलर रिस्पायरेशन ओकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। ये अब डेफिनेशन आ गई है, इम्तिहान में ये डेफिनेशन आएगी ही आएगी। ये दो किस्म की रिस्पायरेशन होती है। रिस्पायरेशन एक एरोबिक होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल करते हैं, और एनएरोबिक जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है हम इस्तेमाल नहीं करते, नो यूटिलाइजेशन, विच दैट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रिस्पायरेशन हो रही है उसको एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन हो रही होगी उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। ठीक हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं। वो कहता है एरोबिक रिस्पायरेशन जो हो रही होती है वो उससे हम तो मुकम्मल तौर पे ग्लूकोज को तोड़ सकते हैं, और उससे हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी जो है हम हासिल कर सकते हैं। ये जो होती है इसकी पहली फेज़ एंड एरोबिक रिस्पायरेशन की पहली फेज़ के अंदर ग्लूकोज का एक मालिक्यूल होता है, उसको हम दो मालिक्यूल के अंदर तोड़ देते हैं और उसको हम पायरुविक एसिड कहते हैं। कहने का मकसद ये है, वो कहता है हमारे पास ग्लूकोज है, ये सेल के अंदर पड़ा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन आई, ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, और ये जो ग्लूकोज है इसके दो टोटे हो गए, और ये दो टोटे दो पायरुविक, दो एक ग्लूकोज था हमारे पास, मैं इधर एक लिख रहा हूँ, और हमें क्या मिले, दो पायरुविक एसिड दो मिले, ठीक है। अजान आ रही है उसके बाद जी। तो मैं आपको बता रहा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो वो दो पायरुविक एसिड जो हैं उससे बन जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट फेज़ होगी एरोबिक रिस्पायरेशन की, ठीक है। और जो सेकंड फेज़ है उसमें पायरुविक एसिड को फिर से हम ऑक्सीडाइज करेंगे, उसके कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड आपस में पड़े होंगे, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके पड़ेगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन आएगा, इसको टूटेगा, एनर्जी निकलेगी, और जो ये टूट के हाइड्रोजन से पानी बन जाएगा और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये कार्बन और ये वाटर। मजीद मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्लूकोज है हमारे पास, एक ग्लूकोज है हमारे पास, एक ही है, ये एक पूरा ग्लूकोज है, और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे, ये 6 और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेंगे, 6 पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे यानी वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, और एनर्जी मिलेगी जो कि एटीपी की शक्ल में होगी, ठीक है, ये हमें मिल जाएगी, ये इक्वेशन है। अब वो कहता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसको हम फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन आपको पता है, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा था? एरोबिक था जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और एनारोबिक था कि जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन जिधर क्या है नहीं होगा उसको हम कहेंगे फर्मेंटेशन या एनारोबिक रिस्पायरेशन। वो कहता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इमीडिएटली ऑक्सीडाइज इनटू लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। मैं आपको जल्दी आपको बता रहा हूँ। वो कहता है जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, ग्लूकोज जो होता है उससे हम कम लेस क्वांटिटी या लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उससे निकाल सकते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, पहली फेज़ में पहले स्टेप में क्या होता है, हम क्या करते हैं, वो बिल्कुल ही सिमिलर होता है एरोबिक रिस्पायरेशन की तरह। पहला स्टेप क्या था रिस्पायरेशन का, एरोबिक रिस्पायरेशन का, ये था कि हमने पढ़ा था एक ग्लूकोज टूटेगा और 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप यहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी यही होगा, एक ग्लूकोज टूटेगा और 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये बात मैंने आपको बता दी। बट द सेकंड फेज, अब जो सेकंड फेज है ना एनारोबिक रिस्पायरेशन की, उसमें क्या होगा, पायरुविक एसिड जो है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। एनारोबिक रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो है पायरुविक एसिड को तोड़ेंगे और उसके अंदर से क्या निकलेगा, इथाइल अल्कोहल
निकलेगा या लैक्टिक एसिड निकलेगा। ठीक है, दो चीज़ें निकल सकती हैं पायरुविक एसिड से जब ऑक्सीजन नहीं होगा, या तो इथाइल अल्कोहल निकल सकता है या तो लैक्टिक एसिड निकल सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या इंसान के अंदर कहीं पे एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है? कंसेप्चुअल बच्चे जो हैं वो बताएं, हो रही होती है कि नहीं? सोचें, पाज करें 1 मिनट, सोचें दिमाग में, फिर आंसर करें, हो रही है कि नहीं। अच्छा, आपने पाज कर लिया। अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है। कहाँ पे हो रही होती है? हमारे जो स्केलेटल मसल होते हैं वहाँ पे हो रही होती है। ठीक है, जो हमारे पुट्ठे होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं या जिम में जाते हैं, डोले शोले बनाने, डंबल उठाते हैं जब हम, तो तब हमारे डोलों में दर्द हो जाता है। हमारे बाइसेप्स मसल्स होते हैं जो हम, जैसे ये है ना हमारा बाजू, तो यहाँ पे हमारे डोले होते हैं, हम इधर से डंबल इस तरह उठाते हैं। ठीक है, इधर से और इधर से हम ऐसे डंबल जो है ऊपर ऊपर उठाते हैं, तो हमारे इधर दर्द पड़ जाता है। या हम ज़ोर से भागें तो हमें लातों के अंदर, हमारी लेग्स के अंदर हमें दर्द, पेन होने लग जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है जिसकी वजह से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। जो लैक्टिक एसिड बनता है वो हमारा जम जाता है हमारे उधर जो हमारा गोश्त होता है उसके अंदर, और फिर हमें दर्द होना लग जाता है। इसी वजह से हमें दर्द हो रहा होता है। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट भी आपको अच्छा हो गया आपका। इन दिस वे मैनी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेफ्ट अनब्रोकन, एनारोबिक रिस्पायरेशन इज फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक फर्मेंटेशन। वो कहता है एनारोबिक रिस्पायरेशन की दो किस्में हैं, एक हो गई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी होगी लैक्टिक फर्मेंटेशन। और ऊपर उसने ये बात बताई है कि क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए हम सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही बॉन्ड तोड़ता है। तो हमें कम एनर्जी मिलेगी एनारोबिक रिस्पायरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी हम बस मिलेगी हमें। ठीक है, पहली किस्म पढ़ते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसमें क्या कहता है? ये बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर हो रही होती है। ठीक है, और इस ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है, इसमें पायरुविक एसिड जो है उसको हम अल्कोहल यानी शराब, अगर आप एक बोले ना, तो हम इसे जो पायरुविक एसिड होता है उसको तब्दील कर देते हैं इथाइल अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये हो किसके अंदर है? ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है या यीस्ट होता है उसके अंदर इस तरह की रेस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है। जो बैक्टीरिया होता है उनको, इसीलिए तो हम कहते हैं ये एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, इसीलिए तो कहते हैं कि एनारोबिक का मतलब है ये ऑक्सीजन इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है, यीस्ट भी इसी तरह जो है, जो खाना, यीस्ट जो बैक्टीरिया वगैरह खाना खाते हैं या जो भी चीज़ें अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं, तो उनको क्या करते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन के ज़रिए अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन में हम ये बात मजीद पढ़ते हैं। आगे हम लैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। वो कहते हैं जब हमारे स्केलेटल मसल हैं, जो हमारे पुट्ठे हैं, जो हमारे स्केलेटल मसल हैं, उन जो इंसानों के हैं या जानवरों के हैं, जब वो फिजिकल, एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब वो शदीद कोई फिजिकल काम करते हैं, जैसे भागना या भारी भारी चीज़ें उठाना या जिम में जो है डंबल्स उठाना, तो ये इस दौरान हमारे अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। जो हमने खाना खाया होता है ना, वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, तो हमें एनर्जी कम मिलती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन, जब हम भागते हैं या डंबल उठाते हैं, हमें सांस जो है हमारा फूल जाता है, तेज़ हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ज़्यादा जो हमने खाना खाया उसकी ब्रेक डाउन होगी, खाना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, उसके अंदर से एटीपी निकलेगी, वो एटीपी हमें ताकत मिलेगी और फिर हम अपना काम कर सकेंगे, इसीलिए हमारा सांस तेज़ हो जाता है। देखें कुदरत का क्या निज़ाम है। दिस ऑल्सो हैपन इन बैक्टीरिया, जो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होता है ना, जो मिल्क का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, वो हमारे पास पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो दूध के अंदर बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट कर देता है। तो ये MCQs आ गया कि बैक्टीरिया जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कर रहा होता है और लैक्टिक फर्मेंटेशन भी कर रहा होता है। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, जो पायरुविक एसिड होता है उसको हम कन्वर्ट या तब्दील कर देते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर, जिसका उसने फार्मूला ये दिखा है। अब लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3। ये क्या चीज़ थी? ये असल में क्या चीज़ है? ये अगर मैं दो टोटे करूं ग्लूकोज क्या था? C6 था, H12 था, O6 था। अगर मैं इसके दो टोटे करूं तो दो लैक्टिक एसिड बन जाएंगे मेरे पास, C3 हो जाएगा। 6 कार्बन एटम थे ना, इधर 3 है, इधर 12 हाइड्रोजन एटम थे, इधर 6 हैं ये लैक्टिक एसिड के, और इधर 6 ऑक्सीजन एटम थे, इधर 3 है। तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी कि लैक्टिक एसिड का फार्मूला जो है, ग्लूकोज के एटम्स को आधा कर देना जो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं। वो कहता है व्हेन लाइफ इज इवोल्व्ड ऑन अर्थ, सॉरी अजान आ रही थी तो मुझे स्टॉप करना पड़ा।
तो मैं अब स्टार्ट कर रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। वो कहता है जब ज़मीन पे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था ना, ठीक है, इवोल्व कहते हैं ज़िंदगी का बेहतर होना, हम दिन ब दिन इवोल्व हो रहे हैं। वो कहता है अर्ली, जब शुरू में जब जानवर ज़िंदगी का क़याम जो है, जो क़याम हुआ या वक़ू पज़ीर हुई ज़िंदगी, अब मैं कैसे आपको उर्दू में बताऊं। अच्छा, तो वो कहता है जब ज़िंदगी स्टार्ट हुई ना, शुरू में जब ज़मीन बनी और उसके ऊपर जान आई, तो क्या हुआ था, पानी जो था ना, लैंड और वाटर जो था ना, डिड नॉट हैव एनी सप्लाई ऑफ फ्री ऑक्सीजन। जो पानी है या ज़मीन है उसके ऊपर ऑक्सीजन था ही नहीं, क्योंकि पौधे शुरू में थे ही नहीं, ठीक है। पौधे जो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन तो था ही नहीं जब पौधे ही नहीं थे। बाद में पौधे उगे और फिर ऑक्सीजन अवेलेबल हुई, हवा में ऑक्सीजन आई, तो फिर उस ऑक्सीजन को हमने तोड़ा और एरोबिक रिस्पायरेशन शुरू की। लेकिन जब शुरू में ज़िंदगी शुरू हुई थी ना, तब ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं थी ज़मीन के ऊपर ना पानी के अंदर। तो फिर क्या थी, तब हमारे पास एनएरोबिक कंडीशन थी, मतलब ऑक्सीजन था ही नहीं। तब हमने क्या किया, जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे ना, जो शुरू के जो जानदार पैदा हुए, साइंस के मुताबिक, बायोलॉजी के मुताबिक एक बैक्टीरिया था, ठीक है। वो बैक्टीरिया बड़ा होता गया और हम इंसान बन गए, ठीक है। ये साइंस कहती है, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है, कि हम एवोल्व हुए हैं, ठीक है। यही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। आगे आप पढ़ेंगे कि हम कैसे, हमारे वजूद कैसे हो, हम इंसान कहाँ से, आसमान से टपका कैसे आया, कैसे नहीं आया, अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। बायोलॉजी की रूह के मुताबिक हम कैसे, जानवर पहले एक बैक्टीरिया वगैरह थे, फिर अंदर मछली एक बन गई, उसके बाद फिर मछली जो थी वो वहील थी, इस तरह से, और फिर उसके अंदर से हम बंदर बने, बंदर से फिर इंसान बन गए। इस तरह बहरहाल जो है साइंस इस तरह एवोल्यूशन की थ्योरी और इस बात का जवाब देती है कि इंसान कैसे पैदा हो गया, इस बात का साइंस जवाब इस तरह से देती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो उस वक्त पानी के अंदर ना ऑक्सीजन थी, ना ज़मीन के अंदर ऊपर ऑक्सीजन थी। तो जो हमारे पास पौधे थे, जो हमारे पास जानवर थे, जो बैक्टीरिया वगैरह जो थे, उनको ना ऑक्सीजन था नहीं, इसीलिए जो बैक्टीरिया हैं ना, अभी तक वो ऑक्सीजन के बगैर ही अपना गुजारा बेचारे कर लेते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो, वो कहता है अर्ली ऑर्गेनिज्म, जो पहले ऑर्गेनिज्म थे ना, वो रिस्पायर करते थे एनारोबिकली, उन्हें ऑक्सीजन की रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरत नहीं होती थी। वो अपनी एनर्जी इसी से हासिल करते थे बगैर ऑक्सीजन के। वो बेचारे क्या करते होंगे, ग्लूकोज को तोड़ते होंगे, जो खुराक है उसको, कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ते होंगे, और दो बेचारे उसमें से क्या निकाल लेते होंगे, पायरुविक एसिड निकाल देते होंगे, और इन्हीं से गुजारा करते होंगे, ठीक है। आगे वाले ये वाले चक्रों में पड़ते ही नहीं होंगे, जो आगे जो तोड़ फोड़ है, और ऑक्सीजन ज़्यादा एनर्जी निकाल ही नहीं सकते थे, वो थोड़ी बहुत एनर्जी निकालते थे बगैर ऑक्सीजन के और उसको इस्तेमाल करते थे। अब क्या हुआ है, आज के दौर में हमें ऑक्सीजन मिल गई है, तो हमने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया या कुछ फंजाई है, वो भी एनारोब, जो वो बता रहे थे आज के दिन में तो हमें ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन आज भी कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो अभी भी एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, और इनको हम एनारोब्स का नाम देते हैं। जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया इनकी मिसाल है। अब जब पास पेपर में कोई क्वेश्चन, पास पेपर कह रहा हूँ, जो आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो डिफाइन एनारोब्स, आपने कहना वो जानदार जो ऑक्सीजन के बगैर अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, उनको हम एनारोब कहते हैं। साथ में एग्जाम्पल ज़रूर दिया कीजिए जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई है। एग्जाम्पल आर मस्ट, उसके बगैर आपको डेफिनेशन के 2 नंबर नहीं मिलते। अच्छा, ह्यूमन्स कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द स्केलेटल मसल एनारोबिकली, इंसान जो है वो अपने स्केलेटल मसल, अपने पुट्ठों को बगैर ऑक्सीजन के भी ताकत मुहैया कर सकता है। वो कैसे, वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करेगा, ठीक हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इट हैपन्स व्हेन स्केलेटल मसल हैव टू वर्क हार्ड, जब हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं जिम में जाके, उस वक्त हमें ऑक्सीजन पूरा नहीं होता, हालांकि हम इतना ज़्यादा ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं, फिर भी ऑक्सीजन इतना ज़्यादा हम अपना सांस में नहीं ले सकते। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, और वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, और लैक्टिक एसिड से फिर हम अपना गुजारा करते हैं एनर्जी इस्तेमाल करके, और फिर वो लैक्टिक एसिड जम जाता है और फिर हमें दर्द शुरू हो जाती है, और फिर उई करते हैं। साइंटिस्ट हैव यूज्ड द फर्मेंटेशन एबिलिटीज़ ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, ये जो बैक्टीरिया की ये जो अवेलेबिलिटी है, इसको इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए। उन्होंने क्या किया, मिसाल के तौर पर उन्होंने बैक्टीरिया को लिया और उससे चीज़ यानी पनीर बनानी शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने इसी से दही,
जो आप दही बनता है, ठीक है, घर में दही, उसको जो जाग लगाते हैं वो यही तो फर्मेंटेशन ही तो होती है। जो पुरानी दही घर की पड़ी होती है उसको नए दूध में उबाल के डाल दो तो वो जो है हमारे पास इतनी ज़्यादा दही बन जाएगी। वो यही जो होता है बैक्टीरिया वगैरह फर्मेंट कर रहा होता है और इसी से हम दही बना रहे होते हैं। उसके अलावा जो यीस्ट है, आपने कभी डो के बारे में सुना होगा, जो पिज़्ज़ा का आटा होता है उसके अंदर हम यीस्ट डालते हैं ताकि वो आटा जो रोटी है नरम नरम खमीरी रोटी बन जाए, ठीक है। इसी तरह हमने बेकिंग इंडस्ट्री यानी कि चीज़ों को बनाने के अंदर भी फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया। इसी तरह हम सोया सॉस जो होता है वो हम एक फंजाई है जिसका नाम अस्परजिलस है उससे बनवा रहे होते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर एक्सरसाइज। थैंक यू।